हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और सीरीज़ के हिसाब से यूनिट नंबर 3 और हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इसमें हम सारा पढ़ेंगे रिसर्च, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फिर उसके बाद स्टैट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 2 यूनिट जो आपका यूजीसी के हिसाब से है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी सारे लेक्चर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल शॉर्टकट नोट्स होंगे। अगर आपको स्टोरीज़ जैसे चाहिए तो फिर बोलना, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, जो बुक्स वगैरह हैं मेरे पास कुछ कुछ, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर में चीज़ें पूछी गई हैं वो मैं साथ साथ में बता दूँगी। और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। सबसे पहले आ गया रिसर्च। और ये आपका जो यूनिट है कम से कम 8 या 9 लेक्चर करके कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हम कॉग्निटिव स्टार्ट करेंगे। और ये तो प्लेलिस्ट वाला जो वो चल रहा है न्यू कोर्स, और इसके साथ साथ मैं और चीज़ें भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे हेल्थ साइकोलॉजी, स्ट्रेस कोपिंग, ये सारी चीज़ें दूसरी प्लेलिस्ट भी आज से या कल से अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट समथिंग न्यू दैट वुड ऐड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई भी चीज़ जिसको हम एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं और वो हमारे प्रीवियस नॉलेज में कुछ चीज़ ऐड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि हम कुछ नई चीज़ को क्या कर सकें? ढूंढ सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, और जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें उस नॉलेज को ऐड ऑन कर सकें, उसको रिसर्च बोल रहे हैं। नहीं तो आप कोई भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करोगे बट अगर उसमें आप कुछ न्यू नॉलेज ऐड नहीं कर रहे तो हम उसको रिसर्च नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज का ऐड होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसर्च बोलेंगे। अब आ गया रिसर्च, 2 वर्ड से बना है आपका। पहला क्या आ गया? री, एंड सेकंड क्या आ गया आपका? सर्च, यानी कि अगेन फाइंड। जब हम दोबारा से जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है उस पे ऊपर कुछ काम हो चुका है, जब हम दोबारा से उस पर काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिसर्च बोल रहे हैं। और रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस होता है। आइडिया से लेके थ्योरी जनरेट होने के बीच का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसके करैक्टरिस्टिक्स में। पहला करैक्टरिस्टिक आ गया इसका कि रिसर्च इज़ ए प्रोसेस। मैंने बता दिया आपको कैसे। सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। साइंटिफिक प्रोसेस है क्योंकि एविडेंस बेस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप आज कोई काम कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो और जब आपको वो चीज़ प्रूफ करनी पड़े आपके पास वो एविडेंस ही नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कभी रिसर्च नहीं कर सकते। आपके पास कंक्रीट फॉर्म में उसके क्या होने चाहिए? एविडेंस होने चाहिए। रिसर्च क्या? एक साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम एंड एंड विद ए प्रॉब्लम। अब होता है कि सर्कुलर, अगर सर्कुलर होगा तो सारा जो नॉलेज है, जो भी प्रोसेस है वो एक जगह घूमता रहेगा, ठीक है। बट साइक्लिक का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? अगर ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है जहाँ से मैंने रिसर्च स्टार्ट की, मेरी रिसर्च खत्म हुई, ये मेरे लिए सोल्यूशन है, बट जो नेक्स्ट रिसर्चर आएगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम होगी और ये जो रिजल्ट लेके आएगा ये सोल्यूशन, फिर नेक्स्ट रिसर्चर आएगा उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। तो ये कैसे चल रही है? ऐसे। तो ये क्या हो गया? रिसर्च क्या है? हमारी साइक्लिक प्रोसेस है, ना कि क्या? सर्कुलर। अब आ गया एनालिटिकल प्रोसेस है क्योंकि हमने रिसर्च को पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिस चीज़ को भी पार्ट में डिवाइड हो रही है जो भी चीज़, वो क्या है? आपकी एनालिटिकल प्रोसेस हो रहा है। तो ये एनालिटिकल प्रोसेस है। कंक्लूसिव है क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता है। एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल हम क्यों बोलते हैं? हम रिसर्च में वही चीज़ें ऐड करते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंस के थ्रू, यानी कि देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देख सकते हैं हम उसको, सुन सकते हैं। तो अगर इम्पेरिकल होगी तभी एविडेंस बेस होगी, जो हमने ऊपर क्या पढ़ा? साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस के लिए इम्पेरिकल होना ज़रूरी है। लॉजिकल है क्योंकि इसमें रूल्स को फॉलो करते हैं, इंडक्टिव रूल या डिडक्टिव रूल। जब हम लॉजिक के हिसाब से रिसर्च को डिवाइड करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉजिकल है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च में क्योंकि बायसनेस शो नहीं होती। अगर बायसनेस करेंगे तो जो रिज़ल्ट एक इंडिविजुअल के लिए आ रहा है वो दूसरे के लिए नहीं आएगा, हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। जनरलाइज हो जाए इसलिए जो भी हम रिसर्च रखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। रिलायबिलिटी यानी कि एक्यूरेसी ऑफ रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट आज आया, अगर हम 4 दिन के बाद चेक कर रहे हैं वैसा ही आना चाहिए, 2 साल के बाद चेक कर रहे हैं तो रिज़ल्ट वैसा ही निकलना चाहिए जो कि आज निकला है। अगर रिसर्च की हेल्प से जैसे कोई आईक्यू का फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट किया, तो ये नहीं है कि इस टाइम वो क्या हो रहा है। जैसे आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? MA/CA/100। अगर हम आज इस फॉर्मूले से आईक्यू
फाइंड कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आज मैंने किया तो आईक्यू का रिजल्ट आया, कल मैं निकालूं तो आईक्यू ना निकले, इमोशनल इंटेलिजेंस निकल जाए आपकी, या फिर कोई और कॉग्निटिव एबिलिटी निकल रही हो। जो आज रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट जिस चीज़ का रिजल्ट आज दे रहा है वो टेस्ट, कल भी उसी चीज़ को वो मेज़र करना चाहिए। वो क्या आ गई आपकी रिलायबिलिटी यानी कि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। दूसरी आ गई वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी कि आपकी एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, कि आप सही से कुछ चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो क्या आ गया आपका प्रोसीजर। ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्ट इंस्ट्रक्शन जब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे उसमें इसके टाइप वगैरह डिटेल में बताऊंगी। अब आ गया इफ़ ए रिसर्च इज़ वैलिड देन इट इज़ रिलायबल, बट इफ़ ए रिसर्च इज़ रिलायबल देन इट इज़ नॉट वैलिड ऑलवेज। अगर एक रिसर्च क्या है वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी, क्योंकि अगर रिसर्च वैलिड का होने का मतलब है कि अगर हम आईक्यू का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आईक्यू निकाल रहे हैं तो जो मैंने लिया MA/CA, अगर ये फार्मूला मैं आज लगा रही हूँ जो रिज़ल्ट आएगा वही कल आएगा। बट अगर मैं इस फार्मूले को ही गलत यूज़ कर रही हूँ, CA/MA लगा रही हूँ, यानी कि ये वैलिड नहीं है, तो भी जो रिज़ल्ट आया कल भी तो वही आएगा। तो सबसे पहले वैलिड होना ज़रूरी है। क्या जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फार्मूला उस चीज़ को कैलकुलेट कर भी रहा है कि नहीं। क्या मैं ये जो आईक्यू का फार्मूला लगा रही हूँ क्या ये सच में आईक्यू को ही मेज़र कर रहा है? अगर ये आईक्यू को मेज़र नहीं कर रहा, किसी और चीज़ को मेज़र कर रहा होगा, तो आज भी उसको मेज़र करेगा, कल भी उसको मेज़र करेगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए, उसके बाद रिलायबल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रिलायबल हो गई तो वैलिड भी होगी। तो वैलिडिटी पहले आएगी और रिलायबिलिटी बाद में आएगी, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका क्रेडिबिलिटी, यानी कि जो भी हमने सेकेंडरी डाटा यूज़ किया है, हमें हर एक इंडिविजुअल को, साइट को या फिर किसी पेपर को वो क्या करना है, उनकी साइटेशन देनी है, क्रेडिट देना है। जो भी हमने सेकेंडरी डाटा यूज़ किया कि हाँ हमने आपका डाटा यूज़ किया, और हमने साइटेशंस देनी है, वहाँ पे क्रेडिट्स देने हैं। फिर आगे जनरलाइजेशन, रिसर्च फाइंडिंग अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन। जो भी आप रिसर्च का रिजल्ट लेके आ रहे हो, जब तक वो मतलब सोसाइटी में या किसी चीज़ के लिए काम नहीं आ रहा तो उस रिसर्च का आपका कोई काम नहीं है। जनरलाइजेशन वो होगी कि जब आपने स्मॉल सैंपल पे निकाला, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, एक लार्ज सैंपल पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, जनरलाइजेशन उसकी चेक कर रहे हो कि क्या रिजल्ट जो एक सैंपल पे आ रहा है क्या वो सबके लिए आ रहा है, क्या ये टेस्ट यूज़फुल होगा। तो वो क्या हो गया आपका जनरलाइजेशन हो गई। फिर आगे गोल्स ऑफ रिसर्च, तो 4 गोल है रिसर्च के, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ हमारा कंट्रोल भी आ जाता है। देखो डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये पढ़ना होगा आप 11th के NCERT का यूनिट नंबर 2 पे जा सकते हो, बिल्कुल डिटेल में दिए हैं ये गोल्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज़ बताते हैं कि हम अपनी रिसर्च में किस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं और किस बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी स्टडी की बात करती हूँ, तो जैसे मैंने लिख दिया कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अडोलसेंस, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अडोलसेंस जब मैंने इधर कर दिया, अब अडोलसेंस के तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकती हूँ, स्टडी कर सकती हूँ। बट उसमें भी मैंने क्या लिया, सेल्फ इस्टीम ले लिया, इमोशनल अब्यूज़ ले लिया, गोल ओरिएंटेशन ले लिया। तो मैंने ये 3 फैक्टर लिए। तो इधर मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि मैं एडोलेसेंस में सिर्फ ये वाली चीज़ें लेने वाली हूँ, ये बिहेवियर को मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ, जो बाकी के बिहेवियर हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इधर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, किसको स्टडी नहीं करने वाले। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, नहीं तो एडोलेसेंस के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं किस चीज़ को पढ़ रही हूँ वो मेरे को डिस्क्राइब करना है। फिर प्रिडिक्ट, फिर प्रिडिक्शन में मैं क्या करती हूँ कि एक हिसाब से हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि हो सकता है कि जैसे लो सेल्फ इस्टीम की वजह से क्या हो रहा हो, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, या फिर हाई इमोशनल अब्यूज़ की वजह से इंडिविजुअल की सेल्फ इस्टीम लो हो रही है, ठीक है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि मैं 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगी। फिर एक्सप्लेनेशन में मैं कॉज इफेक्ट टाइप चीज़ें बताऊँगी कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी वहाँ मैं कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करनी है मेरे को, मैं उनको भी डिस्क्राइब करूँगी। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को मैं लार्ज पॉपुलेशन पे क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन।
जो हमने इसका ये लास्ट स्टेप पढ़ा, ठीक है। तो ये आगे गोल्स, ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये आगे आपकी डेफिनेशन किसकी, रिसर्च की। अब आगे एम और ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के। एम क्या होता है, एम और ऑब्जेक्टिव में एक ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या है, एम आ गया कि हम क्या नई चीज़ को फाइंड करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आ गया कि उस नई चीज़ को फाइंड करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्टेप्स हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव है। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने टाइप के हैं, मेन 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, बट आप 3 भी बोल सकते हो क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम ऑब्जेक्टिव नहीं भी मानते और किसी जगह पे हम मानते भी हैं। सबसे पहले क्या आ गया, फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेटिव में क्या होता है, आप कुछ नई चीज़ को फॉर्म करते हो, जैसे कोई थ्योरी बना रहे हो, कंसेप्ट बना रहे हो, लॉ बना रहे हो, प्रिंसिपल को जनरेट कर रहे हो, तो ये क्या आ गया, आपके फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव आ गए। डिस्क्रिप्टिव क्या आ गए, जहाँ पे आपकी रिसर्च का एम क्या है, किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना, उसके फीचर को फाइंड करना, ठीक है, ये क्या आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक आ गए आपके कि डायग्नोस्टिक इसको बोलते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को फाइंड करें और उसको सोल्यूशन दें कि ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। फिर एक आ गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम हाइपोथेसिस क्या होता है, अब देखो जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या हो गए, हमारे इंटेंशंस कि हम क्यों कर रहे हैं, और हाइपोथेसिस हो गया कि हमें लगता है कि ये चीज़ होगी, हमारा बिलीफ कि हो सकता है कि ऐसा हो। जो हमारा बिलीफ है हमारी रिसर्च को लेके वो हमारे हाइपोथेसिस आ गए, इसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। हो सकता है कि वो बिलीफ सच हो सकता है ना हो। ऑब्जेक्टिव हमारे इंटेंशंस आ जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, और हाइपोथेसिस आ गया हमें क्या लगता है, ठीक है। ये वर्ड भी क्लियर रखना आपने। अब जो हाइपोथेसिस है वो 2 टाइप के आ गए आपके, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं, उनके बीच में क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जो अल्टरनेटिव है हमें क्या लगता है, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव में हमें लगता है कि हो सकता है कि रिलेशन हो, ठीक है। और वो रिलेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अल्टरनेटिव में डायरेक्शन भी आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बट नल में हम बोलेंगे नो रिलेशन। जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल बताया सेल्फ इस्टीम एंड इमोशनल अब्यूज़, तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस ले रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर मैं अल्टरनेटिव बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, सेल्फ इस्टीम एंड इमोशनल अब्यूज़, या देयर विल बी ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल अब्यूज़ एंड सेल्फ इस्टीम, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम किस में दिखाएंगे, अल्टरनेटिव में। अब क्वालिटी ऑफ रिसर्च को हम किस चीज़ से जज करते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च। क्वालिटी, अगर मेरी रिसर्च की क्वालिटी कब पता चलेगी कि वो कितनी रेलिवेंट है, क्या वो सोसाइटी में कुछ हेल्प करेगी, या कोई पॉलिसीज उससे बनेंगी, या फिर वो रिलेटेड इशू को डील करने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा ना हो कि मैं बहुत पुरानी रिसर्च उठा लूँ जिसका आज कोई यूज़ ही नहीं है, तो वहाँ से क्या होगी, मेरी रिसर्च की क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, इनको हम करेंगे कल कवर। कल हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, वो आगे आपका फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च जो अप्लाइड के अंदर ही आता है। फिर मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे हम कि किस किस बेसिस पे हमने रिसर्च को डिवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, आउटकम के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, प्रोसेस, इंक्वायरी, आइडिया और कंसेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर कल लेके आएंगे, और 2 लेक्चर में हम टाइप ऑफ रिसर्च भी कवर कर लेंगे। और फिर जो उसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा क्या, इंक्वायरी बेसिस, प्रोसेस, की प्रोसेस क्या रहता है रिसर्च के लिए, ठीक है, जो भी स्टेजेस और स्टेप्स है। और उसके बाद रिसर्च का कितना जो भी बचेगा, टाइप्स हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई। एरर पढ़ लेंगे हाइपोथेसिस के, उसके बाद हम आ जाएंगे स्टैट पे, ठीक है। और स्टैट के जो भी फार्मूले, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, को रिलेशन के फार्मूले, ये सारे मैं सॉल्व करके इस बार आपको करवा दूंगी। ये वाला यूनिट पूरे अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। और उसके बाद अगर सही लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके बाद शेयर भी कर देना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। और सोशल साइकोलॉजी के सारे नोट्स जितनी भी पुरानी वीडियो उसको टेलीग्राम से ले लेना आप, ठीक है। मैं वीडियो उधर अभी PDF अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू।